नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO-NDF चैनल पर स्वागत है। मानव ने संस्कृति बनाकर यह तो स्थापित कर दिया कि वह इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो यह बात थोड़ी सी विवादास्पद इसलिए लगती है कि घर बनाने की कला तो बहुत सी छोटी सी एक चिड़िया भी जानती है, भोजन इकट्ठा करने की कला तो एक चींटी भी जानती है, लेकिन वह नहीं जानती है तो सिर्फ इसको अपने अगली पीढ़ी में संचरित करना। शायद यही कारण है कि अन्य जीव जंतुओं में मानव थोड़ा अलग सा दिखाई देने लगा। वैसे तो अगर हम मार्क डी हाउसर की किताब मोरल माइंड की बात करें तो उसमें आप बहुत ही स्पष्ट रूप से देखेंगे कि हर प्राणी में एक जेनेटिक माइंड अपना विशेष कोड होता है, जिसके कारण वह यह जानते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तक कि हर जीव जंतु आपने देखा होगा, कभी आपने गाय को मांस खाते नहीं देखा होगा, कभी खरगोश को आपने मांस खाते नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि मार्क डी हाउसर के अनुसार, जो उन्होंने अपने मोरल माइंड्स किताब लिखी, कि हर व्यक्ति का ये जेनेटिक माइंड उसे बता देता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसी के कारण हर व्यक्ति इस बात को जानता रहता है। लेकिन जब मानव ने संस्कृति बनाई तो संस्कृति बनाने के कारण एक कंसेप्ट खासतौर से मानव शास्त्र में आता है, एथनोसेंट्रिज्म। उसके अंतर्गत अक्सर एक समूह, एक वर्ग दूसरे वर्ग या दूसरे समूह की संस्कृति को, उसके कार्यकलापों को थोड़ा हीन भावना से देखता है, अपने को श्रेष्ठ समझता है। लेकिन जब महान संरचनावादी लेवी स्ट्रास ने द सेवेज माइंड किताब लिखी तो उन्होंने यह दिखाया कि आप जिस जटिल समाज का सदस्य होकर अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जटिल दिमाग और जटिल विश्लेषण सिंपल और प्राथमिक समाज का व्यक्ति रखता है, जिसे आप जनजाति कहते हैं। और उस जनजाति का प्रत्येक सदस्य जंगल में निकलने वाले वनस्पति पौधों से को देखकर यह जान लेता है कि वह किस काम की है। एक जंगल में रहने वाला व्यक्ति आसानी से यह जान जाता है कि किस पत्ती को करने से क्या रोग ठीक हो सकता है। और इस बात को स्थापित करके जो द सेवेज माइंड किताब लेवी स्ट्रास ने लिखी, उन्होंने बताया कि यह भ्रांति मनुष्य को नहीं पालनी चाहिए कि जटिल समाज के रहने वाले लोगों के पास ज़्यादा विश्लेषण की ताकत होती है। लेकिन मानव ने तो संस्कृति बना लिया था, और इस संस्कृति बनाने के कारण वह संस्कृति निर्माता तो बना, लेकिन जैसे A.L. क्रोवर एक महान मानवशास्त्री भी हुए हैं, और उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी टुडे एंड इंसाइक्लोपीडिक इन्वेंट्री एक लैंडमार्क बुक लिखी, और उसमें उन्होंने कहा कि यह सच है कि आरंभिक स्तर पर मानव ने संस्कृति तो बना ली और वह अपने हिसाब से संस्कृति को चलाने भी लगा। संस्कृति इसलिए भी उसने बनाई क्योंकि वह यह जानता था कि अपने को सुरक्षित कैसे करे। लेकिन उन्हीं A.L. क्रोवर ने इस बात को भी स्थापित किया कि यही संस्कृति जिसको मानव ने बनाया था, बाद में वह सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह मनुष्य के सामने खड़ी हो गई, और जिस संस्कृति को मानव ने बनाया था वह संस्कृति से गवर्न होने लगा, उस संस्कृति से ऊपर वह सोचने ही नहीं लगा। और इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमने संस्कृति को बनाकर अपने जीवन में जो स्थायित्व पैदा किया, जैसा कि नवपाषाण काल के बाद की स्थितियों में आप देख सकते हैं, उसके कारण हमारे शरीर में भी बहुत से परिवर्तन आ गए। आज एक मानव सेलुलोज नहीं पचा सकता है, उसकी आंतें छोटी हो गई हैं, और ऐसी स्थिति में आज हम सभी मानव इस बात के लिए मजबूर हैं कि हमें सांस्कृतिक मानव बनकर ही रहना पड़ेगा। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो प्रेजेंटली वी आर फोर्स्ड कल्चरल ह्यूमन बींग्स। हियर आई एम यूजिंग द वर्ड बीइंग, इट मीन्स यू नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। आपको ये तो पता है, आप में तर्क शक्ति है, आप बीइंग हैं, लॉयन बीइंग नहीं होता, गोट बीइंग नहीं होता। बट ह्यूमन की बात जब भी आती है तो वह ह्यूमन बीइंग कहलाता है। वो इसीलिए कहलाता है क्योंकि हाउ टू रिस्पॉन्ड का एक तर्क जो उसके पास है, वह मानव को पशु जगत से अलग तो ले जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि आज की तारीख में पृथ्वी पर पाया जाने वाला हर मानव चाहकर भी अगर यह सोच ले कि अब वह फिर उसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरह प्रकृति के साथ रहता हुआ केवल प्राकृतिक मानव कहलाएगा,
यह संभव नहीं है, क्योंकि शरीर में इतने परिवर्तन हो चुके हैं कि वह अपने परिवर्तन को वापस ले ही नहीं जा सकता। और यहाँ पे इवोल्यूशनरी थ्योरी में आप इररिवर्सिबल थॉट के बारे में जानते हैं कि कोई भी जो विकास एक बार हो चुका है वह फिर से लौट कर मूल तरफ नहीं जा सकता है, वो इररिवर्सिबल होता है। और यही कारण है कि जनसंख्या बढ़ती चली गई स्थायित्व के कारण। कल्चर, कोई भी कल्चर हो, पूरी पृथ्वी पर एक दो कल्चर नहीं है, अनेकों कल्चर हैं, बट एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन लिमिट, इट्स ओन कैरिंग कैपेसिटी। और उस कैरिंग कैपेसिटी और लिमिट के कारण मनुष्य ने अपने को जीवित रखने के लिए जिस डेरिवेटिव्स बेस्ड लाइफ का आरंभ किया, जिसे आप विज्ञान की बात के आधार पर समझ सकते हैं, उस विज्ञान ने मानव जीवन में कई डेरिवेटिव्स तो पैदा कर दिए कि आटा से मैदा बन गया, आटा से केक बन गया, लेकिन उन डेरिवेटिव्स का नेचुरल थॉट, नेचुरल एसेंस इतना ख़त्म हो गया, कम हो गया कि उसने मानव शरीर पर प्रभाव भी डाला। और उसका परिणाम यह हुआ कि मानव अस्वस्थ हो गया। जिस मानव ने प्रकृति में अपनी रक्षा तो कर ली, लेकिन स्वयं अपने कल्चर में बनाई गए व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स के कारण बीमार रहने लगा। जैसा कि आप और हम, कौन नहीं ये जानता है कि एल फॉक्स द्वारा जब फिनाइल थायोकार्बामाइड टेस्ट किया गया, जिससे कारण यह हुआ कि हमारे टंग में, जीभ में टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, जिसके कारण हमें मीठा, कड़वा, खट्टा लगता है। उसके बाद से तो मानो जैसे मानव की प्रगति में और भूमंडलीकरण में आग लग गई, और हर व्यक्ति ये चाहने लगा कि वो अपने स्वाद के लिए, कल तक मानव चाहता था किसी तरह स्थायित्व, इसलिए अपने जीवन में चाहता था, इसलिए कल्चर बनाया कि उसके पास कल जीने का एक अवसर रहे। लेकिन जब कल्चर के अधीन हो गया मनुष्य, तो स्वाद के चरण में आकर वह केवल किसी तरह से खाने के लिए नहीं जीने लगा, वह स्वाद के लिए जीने लगा। और इस स्वाद ने बाजारीकरण व्यवस्था को इतना आगे बढ़ाया कि आपको मालूम होगा कि भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहलाता था कि यहाँ सोना था, कोई सोना बहुत ज़्यादा नहीं था। यहाँ भारत जो मुख्य रूप से जाना गया वह मसालों के लिए जाना गया। जो काली मिर्च था वह ब्लैक डायमंड कहलाती थी, उसी के लिए बहुत से युद्ध हुए। कोलंबस, वास्को डी गामा सब मसालों के लिए भारत आए हैं। अमेरिको भारत मसाले के, अमेरिको तो अमेरिका गया था, जिसके नाम पे अमेरिका देश पड़ा। मसाले के कारण इस देश में सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ। तो आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया एक समय ऐसा आया जब स्वाद के लिए जीने लगी, और इस स्वाद के कारण मनुष्य ने बाजारीकरण व्यवस्था को जो जन्म दिया, उसने, जिसका सीधे रूप से तो एथनोसेंट्रिज्म से कोई माने नहीं है, लेकिन बाजारीकरण में हर व्यक्ति मुद्रा के लिए, और मुद्रा एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रम को भौतिक रूप में परिवर्तित करने की ताकत है। ऐसे श्रम को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, लेकिन अपने श्रम को मुद्रा के भौतिक रूप में संरक्षित करने की जब से प्रक्रिया शुरू हुई, प्रचलन शुरू हुआ, और जहाँ से मुद्रा को श्रम के रूप में, चाहे वो भौतिक श्रम हो चाहे शारीरिक श्रम के रूप में इकट्ठा करने का प्रचलन बढ़ा, उस चीज़ ने मानव जीवन में क्रांति सी ला दिया। अब इस क्रांति के लिए ही मानव जीवन में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि बाजारीकरण के दौर में जब प्राकृतिक तत्व एक जैसे हैं, तो उन तत्वों को यह दिखाने के लिए कि मेरे द्वारा बाज़ार में उतारा गया कोई भी उत्पाद ज़्यादा बेहतर है, उनमें उन तत्वों को मिलाया जाने लगा जिनसे स्वाद के आयामों को बढ़ाया जा सके। लेकिन इन स्वाद के आयामों को बढ़ाने के कारण मानव के स्वास्थ्य पर एक विपरीत असर पड़ा, और जिसका आप सबसे अच्छा उदाहरण अभी आप देख रहे हैं कि हांगकांग ने, सिंगापुर ने एवरेस्ट MDH मसालों की रोक लगा दिया है, जिसमें फ़िश करी हो, सांभर मसाला हो, मीट मसाला हो, ऐसे 4-5 मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की जो न्यूनतम और मानक के रूप में मात्रा होनी चाहिए 1000 ppm पार्ट पर मिलियन, उससे कहीं ज़्यादा निकला है। और आपको मालूम होना चाहिए एथिलीन ऑक्साइड बॉडी में कैंसर पैदा करता है। कैंसर का मतलब कार्सिनोजेनिक टेंडेंसीज़ की है। हमारे शरीर में कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं, और यह कार्सिनोजेंस जब एक
सीमा से ऊपर हो जाते हैं तो आप देख रहे हैं कैंसर कितना ज़्यादा फैल रहा है। और उस कार्सिनोजेनिक टेंडेंसी के कारण इन देशों में इन मसालों को रोक दिया गया है। और आप स्वयं जानते हैं कि मसाला तो काली मिर्च हर जगह वही है, धनिया वही है, सौंफ वही है। अब स्वाद लोगों को ज़्यादा महसूस हो, इसके लिए जो न्यूनतम परमिसेबल मात्राएं हैं उनको कंपनियों ने अलग अलग तरीके से बढ़ा कर डाला ताकि लोगों को ज़्यादा स्वाद महसूस हो। और इस स्वाद के कारण ही लोगों में कैंसर पैदा हो रहा है। और उस चीज़ को प्रतिबंधित तो कर दिया गया, लेकिन एक जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न सामने आया कि मानव ने इस तरह की व्यवस्था को करके संस्कृति के उन आयामों की तरफ हमें इंगित किया है। एक बहुत सी सुंदर सा उपन्यास शिवानी ने लिखा है, कृष्ण कली, और जिसमें उन्होंने इस बात को भी बताया है कि एक काम करने के लिए घर में चाहे वो मसाला पीसना हो, झाड़ू लगाना हो, खाना बनाना हो, उससे शरीर में क्या क्या परिवर्तन भी आते हैं। लेकिन जिस तरह से सशक्तिकरण की बात कहकर औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण आदि को समाज में संस्कृति के एक विकसित आयामों के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, उसने मानव को आराम से बैठकर खाने की तो सुविधाएं दे दिया, लेकिन उसके विपरीत उन स्थितियों के आधार पर शरीर में होने वाले रोगों को भी जन्म दे दिया। हमारे घरों के जो मसाले हैं, अगर वह खुद घर में पीसे जाते थे, रोज़ रोज़ सब्जी बनती थी, रोज़ मसाले डाले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे मान के कि चार दीवारी में बंद व्यक्ति को केवल काम करना नहीं चाहिए, रेडीमेड मसाले का जो बाज़ारीकरण पैदा किया गया, उस बाज़ारीकरण में ज्ञान के अभाव में, विज्ञान के अभाव में कोई व्यक्ति इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाया कि इसमें पेस्टिसाइड कितना मिलाया जा रहा है। पीने के पानी में पेस्टिसाइड है, पैक्ड आटे में पेस्टिसाइड है, चाहे जितने आप अनाज पैदा कर रहे हैं सब में पेस्टिसाइड मिलाया जा रहा है। और कभी आपने इसको सोचा भी नहीं कि आपके घर, अगर आप अपने घर का चक्की से आटा पिसा कर लाते थे तो वो 15 दिन में ख़राब हो जाता था, लेकिन अब बाज़ार का आटा 3-3, 4-4 महीना ख़राब नहीं होता। इसका मतलब उसमें कुछ ऐसा मिला है जो कीड़ों को पैदा नहीं होने दे रहा है। अब अगर वह कीड़े को सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से उसमें उत्पन्न नहीं होने दे रहा है तो निश्चित रूप से वह शरीर में जाकर 1-2 बार खाने से नहीं, लेकिन लगातार खाने से तो समस्या पैदा करेगी। और इस बात का आंकड़ा देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कैंसर की स्थिति कितनी भयावह हो गई है। अब यहाँ पर एक यक्ष प्रश्न उठता है कि क्या संस्कृति के परंपरागत समाज में जीने की जो स्थितियाँ थीं वह मानव जीवन के लिए ज़्यादा उपयुक्त थीं, या आधुनिकता और विज्ञान और प्रयोगों के आधार पर, औद्योगिकीकरण के आधार पर मानव जीवन ने अपने को फ्री करते हुए अपने लिए जो एक समय मनोरंजन का निकाला है, आराम का निकाला है, वह क्या इस शर्त पर निकाला है कि वह एक बीमार शरीर के साथ रहेगा? जैसे खुरों पर खड़ा जानवर जिंदा मांस के लिए बड़ा उपयोगी समझा जाता था, जब मानव ने नवपाषाण काल में स्थायित्व के रूप में रहना शुरू किया तो खुरों पर खड़ा जिंदा मांस कहलाता था, जानवर की परिभाषा ये थी। ठीक उसी तरह से आज मनुष्य दो पैरों पर खड़ा एक बीमार मांस बनता जा रहा है, और वह बीमारी इसीलिए क्योंकि हमने संस्कृति के परंपरागत तरीकों को छोड़ दिया है। सोचना यह है कि हमें परंपरागत जीवन के साथ रहते हुए अपने को स्वस्थ रहकर चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग की स्थापना में संस्कृति को आगे लेकर चलना है, या फिर संस्कृतिकरण के नाम पर भूमंडलीकरण, बाजारीकरण, आधुनिकतावाद को बढ़ावा देते हुए अपने शरीर को खोखला करते जाना है, अपने शरीर को बीमार करते जाना है, और अपने श्रम को जो आपने भौतिक रूप में मुद्रा के रूप में परिवर्तित करके संयोजा था, उस परिवर्तित श्रम की मुद्रा को अपने बीमारी पर, अपने शरीर के खत्म होने की स्थिति में बर्बाद कर देना है। इसलिए मैंने यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि मानव शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके आधार पर आपको संस्कृति पर विचार करना होगा।
आपको यह सोचना होगा कि जिस संस्कृति को हमने अपनी सुरक्षा संरक्षा के लिए बनाया था, वह संस्कृति आज हमको कहाँ ले जा चुकी है। और अगर हमारा शरीर सिर्फ बीमार रहने लगा है और हमने सिर्फ औषधीय प्रणाली में यह मान लिया कि हम दवा खाकर अपने शरीर को ज़िंदा रखेंगे, तो फिर ऐसी संस्कृति में हम एल क्रोवर्स जैसे मानव शास्त्री के कहे गए बात से 1951 में उन्होंने कहा, कहाँ विपरीत हो पाए कि आज सुपर ऑर्गेनिज्म के रूप में संस्कृति का मकड़जाल इतना बढ़ चुका है कि मानव अब प्राकृतिक मानव जैसी स्थिति में लौट कर भी लौट नहीं सकता। क्या हम मसालों में पेस्टिसाइड खाकर, पानी में पेस्टिसाइड खाकर, आटे में पेस्टिसाइड खाकर, जितने भी टेट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं सब में पेस्टिसाइड खाकर अपने इस शरीर को ज़िंदा रख पाएंगे, या फिर एक बीमार शरीर के साथ अपने को हम कल्चरल बीइंग कहते रहेंगे? इसी बात को समझने की आवश्यकता है। और चूँकि अभी एवरेस्ट और MDH मसाले का प्रकरण आया, सिंगापुर, हांगकांग में इसे बंद किया गया, नेपाल में इसे बंद किया गया है, भारत में इसकी जांच चल रही है, विश्व के कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को जो कल्चरल बीइंग है, उसे सोचने की आवश्यकता है कि क्या कल्चर के नाम पर जो भौतिक संस्कृति हमने पैदा किया है उसमें हम अपने आप के लिए भस्मासुर बन गए हैं? क्या ऐसी संस्कृति को बनाने के लिए ही होमो सैपियंस ने एक कल्पना किया था? क्या संरचना में कहीं त्रुटि हुई है? अगर वह हुई है तो संस्कृति के किन आयामों पर हमें फिर से विचार करना होगा और उस विचार को कैसे एग्जीक्यूट करना होगा, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। अगर आपको यह बात समझ में आती है तो आप इसे दूर तक ले जाएं, ताकि मैं आलोक चंटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए वास्तव में ह्यूमन बीइंग में बीइंग के लिए कुछ अच्छी बातें लाता रहूं। नमस्कार।